आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की पाठचर्या में हम लोग शामिल कर रहे हैं एक ऐसे प्रैक्टिस सेट को जो टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, प्रवक्ता, आईआईटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य अपने बाद सौंपा था पंडित देवीदत्त शुक्ल जी को। ए विकल्प अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2013 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए इसमें से किसे प्रदान किया गया? 2013 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? तो आपने कौन सा विकल्प चुना? अगर आपने विकल्प मृदुला गर्ग चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि किसमें से कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प डी, सेनापति। जी हाँ, सेनापति के साथ आप अगर हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया है। प्रश्न संख्या 4 है कि नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार इसमें से कौन है? तो नाटककारों में ऐतिहासिक नाटक इसमें से लिखने वाले कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने ऐतिहासिक नाटककार के रूप में राम कुमार वर्मा जी विकल्प डी सेलेक्ट किया, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो विकल्प इसका क्या सही होगा? अगर आपने विकल्प में पूर्वी हिंदी सेलेक्ट किया है, बी विकल्प के साथ हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर के पास। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद आपके 343 से 351 तक के हैं और विकल्प में आपने ए विकल्प सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब आपने क्या सेलेक्ट किया? सही विकल्प इसका आपने अगर आचार्य नरेंद्र देव सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। और भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अगर आपने मागधी अपभ्रंश से बताया तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर की बोली इसमें से कौन सी है? तो आप जानते हैं ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है आपकी बुंदेली। विकल्प ए इसका राइट आंसर है।
यह मथुरा क्षेत्र की भाषा है। आइए बढ़ते हैं अगला। यह दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली जाने वाली। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने कश्चिद शब्द से किस काव्य ग्रंथ की रचना की? कालिदास ने कश्चित शब्द से किस काव्य ग्रंथ की रचना की? कालिदास ने कश्चित शब्द से मेघदूतम की रचना की। बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? आपको कालिदास की रचना कुमार संभव में सर्गों की संख्या बताना है, और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया 17 सर्ग तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक में दुर्वासा ऋषि के शाप का वर्णन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? तो दामोदर शर्मा किस कवि का वास्तविक नाम था? और आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प इसमें भारवी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 है कि पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? तो जैसा कि आप जानते हैं किरातार्जुनीयम से संबंधित यह है विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्री हर्ष द्वारा लिखा गया नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? श्री हर्ष द्वारा लिखे गए नैषधीय चरितम में सर्गों की संख्या आपको बतानी है, और आपने जवाब सेलेक्ट किया 22 सर्ग, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कौन सा नाटककार अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते थे? कौन से नाटककार अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते थे? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा भवभूति, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वेणी संहारम नामक नाटक के रचयिता हैं। वेणी संहारम नामक नाटक के रचनाकार कौन है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया भट्ट नारायण, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न, भवभूतिकृत महावीर चरित नाटक के किस अंक में सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है? तो जवाब हो जाएगा इसका 7वें अंक में, विकल्प डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, और आपने उच्चरित में उपसर्ग अगर सेलेक्ट कर लिया है उत, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप था धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा विकल्प बी अधिष्ठित। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांव के दोनों ओर सड़क है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? गांव के दोनों ओर सड़क है, इसका संस्कृत अनुवाद आपको बताना है, और आपने उत्तर में क्या सेलेक्ट किया? ग्रामम
उभयतः राजमार्गम अस्ति। सी विकल्प अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रामाष्टकते में कौन सी संधि है? तो रामाष्टकते में संधि का चयन करना है आपको, और आपने इष्टुत्व संधि बताया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वध्वैश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद बनेगा आपका पदुधन ऐश्वर्य, पद्वैश्वर्य, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप क्या होगा? पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप आपसे पूछा जा रहा है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया है पितरो, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास का उदाहरण इसमें कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने उत्तर में क्या सेलेक्ट किया? आपने उत्तर में सेलेक्ट किया द्विगु समास में पसेरी, विकल्प बी इसका सही उत्तर है आपका। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। तो इसमें मास, भ्रमर और यजमान तीनों ही तत्सम शब्द हैं, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द का आपको चयन करना है और आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी सागर, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है इसका आपको चयन करना है। तो इसमें तत्सम शब्द मिलेगा आपको पुष्प, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है इसका आपको चयन करना है। और अगर आपने तद्भव शब्द में चयन किया विकल्प डी मगन, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घास खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घास खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? और तो घास खाना मुहावरे का अर्थ बनेगा घोर मूर्खता का परिचय देना। बी विकल्प अगर आपने चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा? तो मखमली जूते मारना इसका मुहावरे का अर्थ बनेगा मीठी बातों से लज्जित करना। डी विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है। तो इसमें पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निम्न में से दास का पर्यायवाची आपको बताना था। दास का पर्यायवाची आपको बताना था। तो दास का पर्यायवाची शब्द बनेगा भृत्य,
विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अंशुमाली शब्द का इसमें पर्याय कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी सूर्य। अगला प्रश्न, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया अनिल। अनल अग्नि का होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त का विलोम क्या होगा? संयुक्त का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब बनेगा संयुक्त का एकाकी विलोम होगा, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि असमर्थ का विलोम क्या होगा? असमर्थ शब्द का विलोम क्या होगा, यह आपको जवाब देना है। असमर्थ शब्द का विलोम बनेगा सक्षम, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी इसका संश्लिष्ट का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन घोष वर्ण नहीं है? इनमें से कौन घोष वर्ण नहीं है? तो विकल्प इसका विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो जवाब इसमें आपका बी विकल्प राइट आंसर बनेगा। तो और य। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में से क्या है? तो से अलग होने के संदर्भ में है, तो विकल्प आप सही चुनेंगे आपादान, ही विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाषा की कौन सी विशेषता इसमें से सही है? भाषा की कौन सी विशेषता इसमें सही है? तो भाषा की इसमें भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती और भाषा सामाजिक संपत्ति है। तीनों विकल्प इसमें। तो इसमें जो है तीनों ही विकल्प। चाहिए उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। इसके तीनों ही विकल्प सही। अगला प्रश्न है कि भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। तो भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। भाषा का जादूगर कहा जाता है पूजन सहाय जी को, यही विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उदंत मार्तंड पत्रिका थी। उदंत मार्तंड पत्रिका जो है यह साप्ताहिक पत्र था, यही विकल्प। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य इसमें
साधना है विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ताज विधा में बंगाल के अकाल का चित्रण? तो बंगाल के अकाल का चित्रण किया गया है तूफानों के बीच, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति? तो लोहे के दीवार के दोनों ओर इस कृति के रचनाकार हैं यशपाल, डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन? तो कविता के नए प्रतिमान कृति के रचनाकार आपको बताना है, और आपने अगर उत्तर में सेलेक्ट किया है नामवर सिंह को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विश्वंभर में कौन सा समास है? विश्वंभर में आपको समास बताना है, और आपने विश्वंभर में समास अगर सेलेक्ट कर लिया है बहुव्रीहि तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वामित्र शब्द का संधि विच्छेद बनेगा विश्वधन अमित्र विश्वामित्र, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा? तो शुद्ध वाक्य इसमें वह दंड के योग्य है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या? तो एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, यानी एक बुराई पर दूसरी बुराई हावी होना, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला, जहां पहुंचा न जा सके के लिए वाक्यांश क्या होगा? जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए वाक्यांश बनेगा आपका अगम, डी विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि गौशाला में समास है, गौशाला शब्द में समास आपको बताना है, तो गौशाला शब्द में समास क्या बनेगा? विकल्प डी तत्पुरुष इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दही बड़ा में कौन सा समास? दही बड़ा में कौन सा समास है आपको बताना है, तो दही बड़ा में तत्पुरुष समास है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि हरियाणवी बोली किस प्रकार से विकसित, किस अपभ्रंश से विकसित है? तो हरियाणवी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जवाब हो जाएगा इसका सौरसेनी अपभ्रंश, डी विकल्प इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी गई, पाली भाषा की समय सीमा इसमें से क्या मानी गई है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने उत्तर में अगर सेलेक्ट किया 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तो बिल्कुल। अगला प्रश्न, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका जवाब हो जाएगा अवधी, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां हैं रस खान की, बी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसी, लसी या तुलसी की कला, तो यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह हरिऔध की पंक्तियां,
विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का तीसरा कांड कौन? तो रामचरितमानस में तीसरा कांड आपका बाल कांड, अयोध्या कांड और उसके बाद आता है अरण्य कांड। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? जवाब हो जाएगा रीतकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का समय इसमें, रीतिकाल का समय आपको बताना है। तो रीतिकाल का जो समय काल है वह इसमें हो जाएगा संवत 1700 1800। करें 1643 से जो है 1843 ईस्वी तक जाएगा। विकल्प 30 का राइट आंसर हो। 1643 से 1843 तक ई विकल्प इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले हैं पद्म सिंह शर्मा जी। की विकल्प इसका राइट आंसर। तो साथियों आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। लेकिन हम आपसे लें विदा उससे पूर्व वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।